एक्चुअली आपने हमें थ्योरी पार्ट तो रिवाइज करा दिया, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का थ्योरी अब मुझे अच्छे से आ गई है, बट अब प्रैक्टिस कौन कराएगा जिससे कि मैं उसको एनालाइज कर पाऊं कि मेरे प्रिपरेशन का लेवल क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस की वीडियो लाओ जिससे कि मुझे पता लगे कि मुझे कितना आया है, कितना नहीं आया, मुझे कितनी और प्रैक्टिस चाहिए। Yeah, you are right. We missed out on intellectual property right के MCQ question and those are really very important. But कोई ना, let's practice those today. Today we are here to practice 50 new questions of intellectual property right. If you have missed out on the theory video of intellectual property right, then you can get into the same. Link is in description. And after watching that video, if you get into this video and practice these 50 questions, you would be comprehensively done with intellectual property right as a topic for your exam. And further, guys, if you have not subscribed to my channel, have not hit the bell icon so far, then do the same and like तब करना जब वीडियो समझ आए, पसंद आए, यूजफुल लगे तो। And without further ado, let's get started. And guys, before beginning with this video, get your pen and notebook, and after watching each question, just write down your answer sideways and then check it through the answer in the video so that you would be able to analyze कि आपका preparation का level क्या है with respect to intellectual property right। अगर आप लोगों का score out of 50 कहीं ना कहीं 40 से कम आता है या फिर 42 से कम आता है, then you need to revise it through all over again। ठीक है जी, तो अपना score comment box में ज़रूर बताना। Intellectual property rights MCQs. Question 1. Which one of the following is not one of the characteristics of intellectual property right? इनमें से कौन सा एक characteristic नहीं है of intellectual property rights? Your options are A. Incorporeal rights, B. Monopoly rights, C. Territorial rights, D. Positive rights, E. Exclusive economic rights. See, I know कि 4 options होते हैं usually किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट आई हैव मेंशन्ड 5 ऑप्शंस टू लेट यू नो कि ये भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर ये आए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स? दैट इज पॉजिटिव राइट्स, बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे राइट्स होते हैं? नेगेटिव राइट्स, तो इसलिए उनको पॉजिटिव राइट्स नहीं बोलते। क्वेश्चन 2. वेयर वॉज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ IP आर डेवलप्ड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ डेवलप हुआ था? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड या फिर बेल्जियम? सो द राइट आंसर वुड बी सी, इंग्लैंड, राइट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन 3. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ, वो जो इन्फॉर्मेशन और आइडिया होने चाहिए उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी एथिकल, मॉरल, सोशल और कमर्शियल। वी ऑल नो द आंसर वुड बी कमर्शियल वैल्यू। उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी तभी उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर प्रोटेक्ट किया जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पेटेंटेड? इनमें से कौन सा पेटेंट नहीं हो सकता है? इस कैन नॉट को इतने ध्यान से देखना ना कि भूलो ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कैन नॉट रीड तो करते हैं बट एंड तक आते आते हम भूल जाते हैं दैट वी वर टू सिलेक्ट विच वी कैन नॉट गेट पेटेंटेड। ओके, रीडिंग द ऑप्शंस. फर्स्ट, नॉवल इन्वेंशन. सेकेंड, कंप्यूटर प्रोग्राम. थर्ड, डिस्कवरीज. एंड फोर्थ, मिक्सचर्स। इनमें से कौन सा हम पेटेंट नहीं कर सकते? नॉवल इन्वेंशंस तो हम हमेशा पेटेंट कर सकते हैं, तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आउट ऑफ ABC उनको तो डायरेक्टली क्रॉस कर दो। ठीक है, अब हमारे पास C और D बच गए। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम पेटेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डिस्कवरीज को हम पेटेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एंड मिक्सचर्स, उनको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते। हैंस द राइट आंसर वुड बी D पार्ट। मूविंग अहेड, Question 5. The term of copyright for an author or painter over their original creation lasts for how long? कितने टाइम के लिए होता है कॉपीराइट का जो टर्म होता है? ठीक है, तो योर ऑप्शंस आर A. लाइफ ऑफ द ऑथर, B. लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 years, C. 95 years, D. 75 years. So that all of you know is B. Moving to 6th question. In quid pro quo, quo stands for, सबसे पहले तो quid pro quo क्या है? समथिंग इन एक्सचेंज, मतलब समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है जी, अब इसमें जो क्यों है उसका क्या मीनिंग है? योर ऑप्शंस आर A. नॉलेज डिस्क्लोज टू द पब्लिक, B. मोनोपोली ग्रांटेड फॉर द
term of patent. C. Exclusive privilege of making, selling and using invention. D. None of the above. तो quid क्या है? Something. Pro क्या है? Something. For और Q क्या है? Something. तो समथिंग इन एक्सचेंज एक टाइप से. तो अगर हम इनकी बात करें, कॉपीराइट्स हो गए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक होल की बात करें, स्पेसिफिकली पेटेंट्स की बात करते हैं. अगर कोई बंदा हमें पेटेंट देता है करके, कोई इन्वेंशन देता है करके, उसको डिस्क्लोज करता है टू पब्लिक, वो रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करेगा? अपने मोनोपोली राइट्स ओवर दैट पेटेंट, है ना. तो इसका आंसर होगा बी. ठीक है जी. तो ये याद रखना, मोनोपोली ग्रांटेड फॉर द टर्म ऑफ पेटेंट. तो उसको उस पेटेंट के टर्म के लिए, एक 20 ईयर्स के लिए उसको एक मोनोपोली ग्रांट हो जाएगी. ठीक है. मूविंग टू 7th क्वेश्चन. अ कंपनी डिसाइड्स टू यूज अ लोगो दैट हैज द सेम शेप एज इट्स कॉम्पिटिटर. सेम शेप है पर कलर डिफरेंट है. तो सबसे पहली चीज़ तो खुद सोच के देखो, क्या ये वॉयलेशन है? यस, ये वॉयलेशन है. किसका है? अगर लोगो के बारे में हम बात कर रहे हैं तो लोगो किसका वॉयलेशन में आ सकता है? ऑफ कोर्स ट्रेडमार्क, राइट. तो ये चीज़ अपने दिमाग में पहले सोच लेना कि होगा या नहीं होगा, एंड होगा तो किस चीज़ का वॉयलेशन होगा, राइट. मूविंग अहेड. 8th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट ओरिजिनल एक्सप्रेशन. सबसे पहली बात है ओरिजिनल सबसे ज़्यादा किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में यूज़ होता है, या फिर किसका एक बेसिक करेक्टरिस्टिक होता है. हमें ये दिमाग में सोचने की ज़रूरत है. इफ़ यू हैव वॉच्ड द थियोरी वीडियो ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, देन यू मस्ट हैव द आइडिया ऑफ द सेम. और काफ़ी लोगों ने अलग अलग जगहों पे MCQs वगैरह प्रैक्टिस करे होंगे, एंड दे माइट हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. तो ओरिजिनल सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है? आई क्रैक दैट आंसर. रुक जाओ, पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं. A ट्रेडमार्क, B जोग्राफिकल इंडिकेशन, C पेटेंट एंड D कॉपीराइट. सो द राइट आंसर वुड बी कॉपीराइट. ठीक है. तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ को हम ओरिजिनल वे में एक्सप्रेस करते हैं, आइदर दैट बी विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग्स, या किसी ऑथर ने अपनी एक बुक लिखी तो उसमें भी तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया ना. सो ऑल दैट इज़ अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन. तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन किसके अंदर आते हैं? कॉपीराइट को. इसको कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर द कॉपीराइट एक्ट का हम लोगों को ये याद होना चाहिए, लेजिस्लेशन कब आया था? 1957 का लेजिस्लेशन है उसका. ठीक है. और वो तो हमने कर लिया, डेथ प्लस 60 ईयर्स. ठीक है. और इसकी रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉपीराइट हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ, इट्स नॉट मैंडेटरी विद रिस्पेक्ट टू कॉपीराइट, क्योंकि उधर ऑटोमेटिकल रजिस्ट्रेशन हो जाती है अगर आपने कोई ओरिजिनल पीस क्रिएट किया है तो. मूविंग टू 9th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स. ठीक है. जोग्राफिकल इंडिकेशन में कौन कौन से इनमें से इंक्लूड होते हैं, किस किस चीज़ के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन ली जा सकती है? योर ऑप्शंस आर A हैंडीक्राफ्ट, B एग्रीकल्चरल और फूड आइटम, C मैन्युफैक्चर्ड, D ऑल ऑफ द अबव, E A एंड C. ठीक है. तो इसमें मैंने E ऑप्शन और D ऑप्शन ये इसलिए डाला टू कंफ्यूज यू अ लिटिल. तो अब आप गेस करो कि क्या हो सकता है. हैंडीक्राफ्ट्स का क्या बताओ, हैंडीक्राफ्ट का GI होता है? ऑफ कोर्स होता है. कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट. सी शेल क्राफ्ट जो होता है अंडमान का, या फिर थंजावुर डॉल जो है तमिलनाडु की, दोज आर एग्जाम्पल्स, राइट. एग्रीकल्चर और फूड आइटम्स होता है, क्योंकि कई कई एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एक स्पेसिफिक रीजन में उगती हैं, तो होता है. मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का होता है? ऑफ कोर्स होता है. तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. ओके. मूविंग अहेड. क्वेश्चन 10. ट्रेड सीक्रेट्स आर रेगुलेटेड बाय विच लेजिस्लेशन इन इंडिया? Your options are A Copyright Act 1957, B Trademark Act 1999, C Customs Act 1962, D Trade Secret Act 2000 या फिर E none of the above. So हम ऑप्शंस एनालाइज करते हैं. कॉपीराइट एक्ट हो सकता है? नहीं. कॉपीराइट में ट्रेड सीक्रेट का क्या काम? नहीं. ट्रेडमार्क एक्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ट्रेड सीक्रेट का तो एक अलग कॉलम था, उसके लिए अलग लेजिस्लेशन होगी शायद. कस्टम्स एक्ट हो सकता है? मे बी, पता नहीं. ट्रेड सीक्रेट एक्ट 2000? नहीं, ऐसा तो कोई एक्ट ही नहीं पढ़ा मैंने.
तो ये सारे कट हो जाएंगे एंड यू वुड बी लेफ्ट विद नन ऑफ द अबव बिकॉज ट्रेड सीक्रेट की अपनी कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं. उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है. हेंस वो ये याद रखना कि ट्रेड सीक्रेट की अपनी कोई इनैक्टमेंट या लेजिस्लेशन नहीं है इन इंडिया. ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 11. द राइट ऑफ पेटेंटी आर A to sell or distribute, B to license, C to assign the property to others या फिर D all of the above. Sell और distribute कर सकता है. अब देखो हमने याद है वैक्सीन्स के केस में जो वैक्सीन्स आई उनके केस में देखा और ऑल्सो इन अदर मेडिसिन्स जो हमें देखा ड्यूरिंग कोविड. तो हम लोगों ने देखा ना कि सेल भी होती है और डिस्ट्रीब्यूट भी होती है पेटेंट, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपनी ने बनाया उस वैक्सीन को एंड उसने आगे उसको सर्कुलेट कर दिया, सेल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है. लाइसेंस, हाँ, कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए हम किसी को परमिशन दे सकते हैं टू यूज़ आवर प्रोडक्ट. ठीक है. उसके बाद असाइन कर सकते हैं, हाँ, असाइन भी कर सकते हैं किसी और को. हम अगर देना चाहें तो हम उसको असाइन भी कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द पॉसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पेटेंट. ठीक है जी. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 12. विच ऑफ द फॉलोइंग IPR इज इशूड अगेंस्ट सम कॉन्फिडेंशियल कमर्शियल इंफॉर्मेशन. कौन सी ऐसी IPR है जो हम किसी कॉन्फिडेंशियल और कमर्शियल इंफॉर्मेशन के लिए इशू करते हैं. तो दैट वुड बी योर ऑप्शंस आर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. अब सोच के देखो. सबसे पहले तो ना देखो कीवर्ड्स पकड़ा करो इन ईच क्वेश्चन. कॉन्फिडेंशियल है और कमर्शियल है. ठीक है. कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेटिव, कमर्शियल मतलब जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो. तो दैट वुड बी ट्रेड सीक्रेट. ठीक है. तो ऐसे करके एनालाइज करोगे क्वेश्चन तो दैट वुड बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू सॉल्व. मूविंग अहेड, क्वेश्चन 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ. ठीक है. कॉपीराइट एक्ट तो है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है. तो इनके ईयर्स भी देखते जाना, कभी कभार ईयर्स भी कंफ्यूज करने के लिए डाल दिए होते हैं. ठीक है. पेटेंट्स एक्ट 1970 एग्जैक्टली है. डिज़ाइन एक्ट 2000 है. कस्टम्स एक्ट 1962 नहीं है. ओके. Moving to question 14, a trademark is represented by several key characteristics. Which of the following is one of them? जो एक ट्रेडमार्क है उसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनमें से कौन सा उनमें से एक है. A. Trademark is always distinct and unique. Trademark gives exclusive commercial right to use. Trademark should be obscene or immoral, should not be. ट्रेडमार्क में कन्फ्यूज़ द कस्टमर्स. ठीक है. ओके. इसमें क्वेश्चन में करेक्शन होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट होगा. ठीक है. तो ये याद रखना, ये नॉट का क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्रेडमार्क का. डिस्टिंक्ट एंड यूनिक तो होता है, राइट. कमर्शियल राइट होता है, एक्सक्लूसिव होता है, राइट. ऑब्सीन और इमोरल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है. पर ट्रेडमार्क में कन्फ्यूज़ द कस्टमर. अब मैं वो वाला कन्फ्यूजन नहीं कह रही कि आप प्यूमा और रीबॉक में कन्फ्यूज़ हो गए. नहीं 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 नहीं, वो वाला कन्फ्यूजन नहीं. ये कन्फ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू अगर हमने कोई ट्रेडमार्क मतलब हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया. लेट्स से हमने टाइटन की वॉच यूज़ की, तो नेक्स्ट टाइम हम जब वॉच लेने जाएंगे क्या हम टाइटन का नाम देख के कन्फ्यूज रहेंगे? क्या हम उस प्रोडक्ट को देख के कन्फ्यूज रहेंगे कि ये उस कंपनी का या नहीं. दैट प्रोवाइड्स अस विद अ क्लैरिटी कि ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है एंड इट्स गुड विद इट्स क्वालिटी एंड वी कैन बाय दैट. सो वो कन्फ्यूज़ नहीं करता, रैदर हम लोगों को एक फिक्स बाइंग करने में हेल्प करता है. ओके. मूविंग टू क्वेश्चन 15. विच ऑफ द फॉलोइंग IPRs इज नॉट असाइनेबल और लाइसेंसेबल बट इनहेरिटेबल. मतलब ट्रांसफरेबल है टू लिमिटेड पीपल पर असाइनेबल और लाइसेंसेबल नहीं है. ऐसा कौन सा IPR राइट्स है? A. पेटेंट, B. जोग्राफिकल इंडिकेशन, C. कॉपीराइट एंड D. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. सो द राइट आंसर टू दिस वुड बी जोग्राफिकल इंडिकेशन. ठीक है जी. जोग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं वो नॉन असाइनेबल, नॉन लाइसेनेबल होते हैं बट कैन बी इनहेरिटेड. मतलब एक जनरेशन है, मतलब लेट्स से A जो है वो B का फादर है. ठीक है. अब जो A है अगर ही डाइज, ये अगर मर जाता है
तो इसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, मतलब इसका जोग्राफिकल इंडिकेशन का राइट किसके पास जाएगा, उसी ओरिजिन में बी के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर इसी राइट को ए किसी एक्स को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, ट्रांसफ़र इन द सेंस नहीं असाइन कर सकता, ना ही उसको परमिशन ग्रांट कर सकता टू गेट द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता, वेयरएज अगर वो सक्सेशन के थ्रू मतलब मरने के बाद अपने बेटे को ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो कर सकता है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन का इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है पर असाइनमेंट और लाइसेंसिंग नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। अब कई लोगों को एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगी कि ट्रेडमार्क्स जो है वो असाइनेबल लाइसेंसेबल हैं या नहीं, क्योंकि बहुत जगहों पे बहुत क्वेश्चंस में ऐसा प्रोवाइडेड होता है। ओवर यूट्यूब आई हैव वॉच सर्टन वीडियोज़ व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग कि ट्रेडमार्क जो है असाइनेबल और लाइसेंसेबल जो है ट्रेडमार्क नहीं है, बट दैट्स नॉट राइट। अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडमार्क इज licensable and assignable, though I can be wrong, but I have checked that from numerous sources, authentic sources. On the government website it's also provided that it's assignable and licensable, so you can trust that. So trademark is assignable and licensable, whereas geographical indication का assignment और license नहीं होता है, वो खाली inheritance होता है उसका, ठीक है। Moving ahead to question 16. Question 16. A design can also be registered under A. Trademark Act, B. Patents Act, C. Geographical Indications Act या फिर D. Copyright Act. So the right answer would be Copyright Act, क्योंकि एक डिज़ाइन को हम डिज़ाइन के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर तो रजिस्टर कर ही सकते हैं, साथ साथ में हम कॉपीराइट के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि हम एक पेंटिंग को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 17. Which of the following right is a quality indicator and could not be issued in the name of an individual? एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू होता एंड ऑल्सो इट्स अ इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी। कौन सा ऐसा है? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन। सो द राइट आंसर वुड बी जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक सबसे पहली बात तो ये एक कलेक्टिव राइट है जो एक ग्रुप को इशू होता है ओवर अ स्पेसिफिक रीजन जहाँ से वो प्रोडक्ट ओरिजिनेट हो रहा है। एंड ऑल्सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्वालिटी के बारे में भी बताता है, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक जगह से लेट्स से कश्मीर से आपने पश्मीना शॉल ली, ठीक है, या फिर थंजावुर डॉल ली अपने तमिलनाडु से, तो वो उस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये प्रोडक्ट उसी ओरिजिन का है अगर उसके ऊपर वो मार्क बना हुआ है तो। इसलिए हमें क्वालिटी का भी एक परफेक्ट इंडिकेटर ये मिल जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन 18. Which intellectual property right can be renewed unlimited times after every 10 years? कौन सा होता है? That is trademark, ठीक है। ट्रेडमार्क को हम अनलिमिटेड टाइम्स के लिए रिन्यू कर सकते हैं। एक कंपनी अपने ट्रेडमार्क को अनलिमिटेड टाइम्स रिन्यू कर सकती है, क्योंकि इतनी कंपनीज है इतने सालों से चलती आ रही हैं, कितनी मर्जी बार रिन्यू करती हैं, पर एवरी 10 ईयर्स में विद कॉस्ट उनको रिन्यू करना पड़ता है, मतलब हर 10 ईयर्स के बाद। क्वेश्चन 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड? इनमें से कौन सा हम पेटेंट कर सकते हैं? ए. मशीन, बी. प्रोसेस, सी. कंपोजिशन ऑफ मैटर, डी. ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। हम इन सब को पेटेंट कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 20. विच IPR कैन बी एवरग्रीन? कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जिसको हम एवरग्रीन कर सकते हैं? योर ऑप्शंस आर ए. पेटेंट्स, बी. कॉपीराइट, सी. ट्रेड सीक्रेट एंड डी. geographical indication. So the right answer would be A. patents. Patents का evergreening होता है। अगर evergreening का meaning you don't know तो I'll add a image at the side. You can read the same. हम आगे continue करते हैं। Question 21. अमृता developed a computer software. उसने develop करा computer software. Which IPR can she seek for the protection of the same? अब ए. पेटेंट्स, बी. कॉपीराइट, सी. ट्रेड सीक्रेट या फिर डी. जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं, ट्रेड सीक्रेट नहीं, ये हमने एलिमिनेट कर दिए दो। अब हमारे बचते हैं पेटेंट्स और कॉपीराइट। अब यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो पेटेंट्स का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि पेटेंट्स के अंदर हमेशा इन्वेंशंस आते हैं, राइट। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसका पार्ट हो गया? इट्स अ पार्ट ऑफ कॉपीराइट। सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर कॉपीराइट। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा पार्ट हो गया कॉपीराइट का। ओके, मूविंग अहेड
Question 21. A confidential database of ABC law firms client with economic value shall be protected under which intellectual property right? ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है। दूसरी चीज़, एक लॉ फर्म है जिसको अपने क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसलिए बनवा रहे हैं, ठीक है, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। अब ये आपको देखना है कि ये किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की करेक्टरिस्टिक्स आर दीज, ठीक है। पेटेंट्स में तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली एंड वो इन्वेंशन के लिए मिलता है, तो दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। कॉपीराइट हो सकता है इस चीज़ का, कॉपीराइट डेटाबेस का यूजुअली होता तो है, बट लेट्स वेट फॉर इट। ट्रेड सीक्रेट, ये भी बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात कर दी, उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है, तो ट्रेड सीक्रेट हम रख सकते हैं क्योंकि हमें अपने क्लाइंट्स के बारे में किसी और को नहीं बताना है, और जोग्राफिकल इंडिकेशन की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट में से एक होगा। पर कॉपीराइट तो जनरल डेटाबेस के लिए होता है और ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल वंस के लिए, हैंस द ट्रेड सीक्रेट इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन 23, पेटेंट राइट इज अ लिमिटेड पीरियड राइट, टेरिटोरियल राइट, एब्सोल्यूट राइट, बोथ ए और बी। बोथ ए और बी वुड बी द राइट आंसर क्योंकि पेटेंट राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते। क्वेश्चन 24, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज इशूड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एटॉमिक इन्वेंशन। एटॉमिक इन्वेंशन के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा IPR राइट इश्यू हो सकता है इन इंडिया? पेटेंट्स इश्यू हो सकते हैं क्योंकि वो भी तो एक इन्वेंशन है, मे बी। कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट तो नहीं होगा। ट्रेड सीक्रेट नहीं लग रहा क्योंकि ट्रेड सीक्रेट क्या, जब हमने कोई इन्वेंशन किया उसके लिए ट्रेड सीक्रेट क्या लेंगे हम? नन ऑफ द अबव। पेटेंट्स अगर नहीं होगा तो नन ऑफ द अबव होगा। पेटेंट्स होगा या नहीं होगा? तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि जो एटॉमिक इन्वेंशंस होती हैं, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, वो कभी भी किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में नहीं आती हैं, तो किसी भी वे में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इसको दिमाग में रखना, ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग अहेड। क्वेश्चन 25, द रीसेंट चेंज इन मिंत्राज लोगो, मिंत्रा के लोगो में जो रीसेंट चेंज आया, इज एग्जाम्पलरी ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ विच IPR। कौन से IPR के इन्फ्रिंजमेंट के रिस्पेक्ट में हुआ वो? ऑफकोर्स हम सबको पता है ट्रेडमार्क्स के। क्यों? क्योंकि उसको ऑब्सीन बोल दिया गया था कि दैट्स ऑब्सीन इन इट्स इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस वजह से उस चीज़ को एक वायलेशन माना गया ऑफ ट्रेडमार्क लॉ। क्वेश्चन 26, फर्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग द प्रोडक्ट इन इंडिया वॉज, जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम किस प्रोडक्ट के लिए मिला था? A पश्मीना शॉल, B दार्जिलिंग टी, C थंजावुर डॉल, या फिर D सी शेल क्राफ्ट। तो द राइट आंसर इज दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी के लिए फर्स्ट GI मिला था, आई बिलीव इन 2014. I'm not sure, you can check that once, I think so. Okay, moving to question 27, this IPR is given for aesthetic appearance. aesthetic appearance मतलब लुकिंग में जो अच्छा लगे उसके लिए दिया जाता है। कितने टाइम के लिए? 10 years के लिए। प्रोटेक्शन कैन बी फर्दर रिन्यूड वंस फॉर 5 years, 5 साल के लिए रिन्यू हो सकता है, मतलब पहले 10 years के लिए और रिन्यू करने के बाद 5 साल और इंक्रीज़ हो सकता है, तो टोटल 15 years के लिए प्रोटेक्टेड रह सकता है। ये कौन सा हमारा IPR है? सो द राइट आंसर वुड बी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होते हैं वो एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए दिए जाते हैं फॉर 10 years एंड फर्दर कैन बी रिन्यूड फॉर 5 years, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन 28, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, योर ऑप्शंस आर A 26 जनवरी, ये तो हमारा रिपब्लिक डे जैसा लग रहा है, नहीं। B 27 दिसंबर, पता नहीं। 15 अगस्त नया इंडिपेंडेंस। D 26 अप्रैल, अरे हाँ ये तो हमने पढ़ा था, यू रिमेंबर 26 अप्रैल। 26 को हमने याद किया था रिपब्लिक डे से और अप्रैल को हमने याद किया था अप्रैल फूल डे से। एंड हमने अप्रैल फूल को कैसे याद किया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो विजिबल राइट्स नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं
इनटैंजिबल राइट्स होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि यार ये तो है ही नहीं, दिख तो रहे नहीं है, तो अप्रैल फूल बनाया। और 26 को हमने कैसे याद करा, रिपब्लिक डे, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में हमें याद रहेगा। तो हेंस फोर्थ 26 अप्रैल को बनाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। ओके, तो याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। मूविंग टू क्वेश्चन 9, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन डैश कन्वेंशन। अब इसमें देखो, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज, पहली बार रिकॉग्नाइज हुई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो योर ऑप्शंस आर ए बर्न कन्वेंशन, बी जेनेवा कन्वेंशन, सी पेरिस कन्वेंशन या फिर डी वाइना कन्वेंशन। सो द राइट आंसर वुड बी पेरिस कन्वेंशन। ठीक है, इसमें बर्न कन्वेंशन मत मार के आना, बर्न कन्वेंशन का मैं आपको आंसर देती हूँ, क्वेश्चन बताती हूँ किस फॉर्म में आएगा। पर जब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात हो और फर्स्ट कन्वेंशन के बारे में पूछा जाए तो दैट वुड बी पेरिस कन्वेंशन। ठीक है, पेरिस को पेरिस और पहला, ठीक है, पहला और पेरिस, तो इनको याद रखना। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में पहली चीज़ कहाँ हुई, पेरिस कन्वेंशन में। उसके बाद क्वेश्चन 30, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉज recognized for the protection of literary and artistic work. Wait, literary और artistic work के protection के लिए फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ कौन सी कन्वेंशन में, तो दैट वुड बी बर्न कन्वेंशन। ठीक है, बर्न कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो पेरिस कन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड, क्वेश्चन 31, full form of WIPO. A. West Intellectual Property Organ. B. Westminster Intellectual Property Organization. C. World Intellectual Property Organization. D. None of the above. So the right answer would be C. तो इस full form को भी you need to remember. Question 32, first multilateral agreement on copyright. Copyright का first multilateral agreement कौन सा था, कौन से वे में आया था, तो दैट वाज, योर ऑप्शंस आर बर्न कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट या फिर वाइना कन्वेंशन। सो द राइट आंसर इज बर्न कन्वेंशन। तो कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में कभी भी पूछे तो दैट वुड बी बर्न कन्वेंशन। सोचो कॉपी थी आपकी, दिस इज़ योर कॉपी एंड आपने उसको जला दिया, ठीक है, बर्न कर दिया, तो कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में हमेशा बर्न कन्वेंशन को याद रखना। मूविंग टू क्वेश्चन 33, full form of WPPT. So your options are World Processing and Programming Treaty, World Performance and Phonograms Treaty, WIPO Performance and Phonograms Treaty, WIPO Publications and Phonograms Treaty, and the right answer is WIPO Performance and Phonograms Treaty. ठीक है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो डू रिमेंबर दिस, WIPO Performance and Phonograms Treaty. Moving ahead, Question 34, full form of TRIPS, TRIPS. Your options are A. Trade related aspects of intellectual property right, telephone related aspects of intellectual property right, telegram responsive intellectual property rights, trade representative aspects of intellectual property right. ठीक है, तो ये तो हमें एक्सप्लिसिटली गलत लग रहे हैं। अब बचे क्या, ये दोनों। अब अगर आपको आंसर याद है तो लगा देना, अगर नहीं भी आया और लग रहा है 50-50 चांसेस हैं, हम दो पे पहुंच गए हैं, अब हमें लग रहा है कि इन दोनों में से एक तो पक्का है, तो यू कैन टेक अ चांस एंड मार्क कर देना जो भी सही लगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो 50-50 वाला चांस हम फिर भी ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना है कि 3 में हम वी डोंट हैव एनी आइडिया फिर भी हम 3 में से एक मार्क कराए, नहीं, वो सीन नहीं बनाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को भी वी नीड टू ड्रॉ आवर अटेंशन टूवर्ड्स। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू मार्क योर आंसर। क्वेश्चन 35, IPR in India is administered by which government ministry? कौन सी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो IPR को एडमिनिस्टर करती है? Your options are A. Ministry of Commerce and Industry, B. Ministry of Trade and Commerce, C. Ministry of IP Rights या फिर D. Ministry of Information Technology Rights. ठीक है, तो your correct answer would be Ministry of Commerce and Industry. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होती है एडमिनिस्टर करती है IPR से रिलेटेड इश्यूज़ को।
क्वेश्चन 36, परफॉर्मर्स राइट इज अवेलेबल फॉर, सो ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, इफ पता है तो दैट्स रियली वेल एंड गुड, बट इट्स फॉर 50 years. ओके, मूविंग अहेड. Question 37, who has the exclusive right to make the sound recording or visual recording of the performance? A. Assignee, B. Organizer, C. Performer या फिर D. Interested parties. तो राइट आंसर इज परफॉर्मर, बाकी सबको परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है जी. क्वेश्चन 38, प्रोडक्ट पेटेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर A. 1970, B. 2002, C. 2005 या फिर D. नॉट येट. सो द राइट आंसर इज 2005, जब हमारी इन पेटेंट्स के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट्स आई थी एंड इसी में हमारे ड्रग्स के रिस्पेक्ट में पेटेंट्स भी इंक्लूड किए गए थे. क्वेश्चन 39, विच रेमेडीज आर अवेलेबल अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. अगर हमारे कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? सिविल है, क्रिमिनल है, या फिर दोनों सिविल और क्रिमिनल है, या फिर खाली पेनल्टीज वी कैन आस्क फॉर. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी. हम सिविल में भी जा सकते हैं, हम क्रिमिनल में भी जा सकते हैं अगर हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है तो. क्वेश्चन 40, व्हाट इज द लिमिट ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्लेम? लिमिट मीन्स for how many years we can claim for such infringement before the court. Okay, your options are A. 3 years from the date of infringement, मतलब जिस दिन infringement हुई उस दिन से 3 साल आगे तक, या फिर B. 5 years from the date of infringement, C. 6 months of the notice of infringement, मतलब नोटिस का क्या मतलब है कि जिस दिन हमें पता लगा कि इन्फ्रिंजमेंट हुई है उससे आगे 6 months. ठीक है. सिमिलरली 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, मतलब जिस दिन हमें पता लगा इन्फ्रिंजमेंट हुई है उससे 3 साल आगे तक. ठीक है. तो द राइट आंसर इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट. इसमें नोटिस वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता. आपको पता हो या ना पता हो उससे कोई मैटर नहीं है. बस आप ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन्फ्रिंजमेंट जिस दिन हुआ उससे 3 साल आगे तक यू कैन क्लेम फॉर द सेम, यू कैन क्लेम योर रेमेडीज, बट आफ्टर दैट यू कैन नॉट. ठीक है, तो ध्यान रखना. क्वेश्चन 41, कैन जजमेंट्स और ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट बी कॉपीराइटेड? उनको कॉपीराइट करा सकते हैं. सो द आंसर टू दिस इज यस. सो दोज आर कॉपीराइटेड. कोई ना कोई या तो जज लिखते हैं उनको, या अगर कोई जूरस भी लिखते हैं तो उसको भी हम कॉपीराइट करा सकते हैं क्या? ऑटोमेटिकली दे गेट कॉपीराइट. ओके. क्वेश्चन 42, असाइनमेंट ऑफ पेटेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ डैश इन द पेटेंट बाय द पेटेंट होल्डर इन फेवर ऑफ अनदर. क्या ट्रांसफ़र होता है जब हम असाइन करते हैं, किसी पेटेंट को असाइन कर रहे हैं? टाइटल ट्रांसफ़र होता है, आइडिया ट्रांसफ़र होता है, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, या गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं? इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होते हैं. मतलब एक लिमिटेड राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस सेकंड पर्सन को जब भी हम किसी को अपने पेटेंट्स का असाइनमेंट देंगे. ठीक है, तो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है. क्वेश्चन 43, एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज कॉल्ड. एक ट्रेडमार्क जो कि अनरजिस्टर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज कॉमन लॉ मार्क. कॉमन लॉ मार्क. क्वेश्चन 44, हु कैन स्यू फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क? कौन स्यू कर सकता है अगर किसी ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो? योर ऑप्शंस आर ए. अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर, बी. स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट ओनर, सी. रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर ओनली, या फिर डी. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर. सो द राइट आंसर इज ट्रेडमार्क का जो रजिस्टर्ड ओनर है वो. क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क के केस में रजिस्ट्रेशन क्या हो जाती है? मैंडेटरी. ठीक है, तो जब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है तो जिसने रजिस्टर करा रखा है वो ट्रेडमार्क, उसका ओनर ही खाली इन्फ्रिंजमेंट के लिए स्यू या क्लेम कर सकता है. ओके. क्वेश्चन 45, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो फोर्स में कब आया? सो द राइट आंसर इज 2002. ओके. मूविंग अहेड. क्वेश्चन 46, द वर्ड पेटेंट originated from a Latin word patini, which means, your options are A. to close, B. to lay open, C. to invent, या फिर D. to disclose. And the right answer is to lay open. Okay, to lay open.
सो इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना कि पेटेंटिंग का क्या मतलब होता है, टू ले ओपन। और इसका मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम पेटेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं इन द वे कि हम उसकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो चीज़ हमने यूज़ करी है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं बिफोर द पब्लिक, तो इसको हम ले ओपन करना कहते हैं। ओके, 47th क्वेश्चन, इन केस ऑफ posthumous publication the term will be for years। posthumous publication क्या हुई, posthumous publication वो stand कि after death, किसी की डेथ के बाद आपने उस चीज़ की पब्लिकेशन कराई उस ऑथर के नाम पे या उस पेंटर के नाम पे, तो वो कितने ईयर्स के लिए एक कॉपीराइट की फॉर्म में रह सकती है। सो दैट वुड बी फॉर 60 years आफ्टर द डेथ। अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज़ पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। रॉयल्टी पे की जाती है बेसिस ऑफ सेल पे, ठीक है। तो कौन से उसमें होता है ये, कौन से IPR में? सो द राइट आंसर इज़ कॉपीराइट, एंड सॉरी फॉर दिस स्टार, ठीक है। तो कॉपीराइट में हम रॉयल्टी पे करते हैं। क्या होता है बेसिकली हिसाब, देखो एक राइटर है या फिर एक ऑथर है, लेट्स से, ठीक है, एक ऑथर है उसने एक बुक लिख दी, और एक है पब्लिशर। ऑथर गया पब्लिशर के पास, जी मेरी बुक है एक, उसको आपको पब्लिश करना है। पब्लिशर ने कहा ठीक है जी मैं कर दूंगा पब्लिश। तो ऑथर ने कहा मुझे क्या मिलेगा, तो पब्लिशर बोलता है उसको आपको मिलेगी रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी होता क्या है, रॉयल्टी कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो उस बंदे को उस बुक को लिखने पे मिलता है, क्योंकि पब्लिशिंग की सारी कॉस्ट तो पब्लिशर उठा रहा है ना, पब्लिशिंग की कॉस्ट तो ऑथर की लगी ही नहीं। तो अगर पब्लिशिंग की कॉस्ट सारी पब्लिशर उठा रहा है तो ऑथर को क्या मिलेगा, उसके कंटेंट का पैसा ना। तो वो किस बेसिस पे मिलेगा कि कितनी सेल हुई उस बुक की, उस बेसिस पे मिलेगा उसको वो रॉयल्टी वाला मनी। तो ये चीज़ याद रखना, रॉयल्टी किस केस में मिलती है, कॉपीराइट के केस में मिलती है। तो ऑथर जो होता है उसको रॉयल्टी मिलती है, और जो पब्लिशर्स होती है उसको रियल फंड्स मिलते हैं जो मार्केट से जनरेट होते हैं। ओके, मूविंग अहेड। Question 49. Given below are two statements. One is labeled as assertion and another one is labeled as reason. So, this type of question are recently in like great trend. क्या देते हैं ये, पहले एक स्टेटमेंट दे देंगे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड देन सेकंड स्टेटमेंट वुड बी एक्सप्लेनिंग दैट स्टेटमेंट। Initially, like for the first step, you need to rectify and understand if both these statements are true. अगर ये दोनों statements हम true proof कर देते हैं, और फिर second step क्या रहता है, second step रहता है कि हमें ये proof करना है कि जो second statement है वो first statement का reason है, कि first statement में जो बोला गया है उसको explain कर रही है हमारी second statement. So now let's read it through. Wait a second, let me clear it a bit. Yeah, so assertion. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव्स एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हमें क्या देता है, एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर। किसको देता है, ट्रेडमार्क ओनर को देता है। तो ये सेंटेंस या फिर ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आते हैं हम इसके रीज़न पे। अब हमें देखना है पहले इनिशियली कि ये रीज़न अपने आप में ट्रू है या नहीं, एंड देन ये रीज़न क्या फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसको रीज़न कर पा रहा है। लेट्स रीड इट थ्रू। अ ट्रेडमार्क इज़ रिकॉग्नाइजेबल साइन। एक ट्रेडमार्क क्या है, रिकॉग्नाइजेबल साइन है या फिर डिज़ाइन है या एक्सप्रेशन है विच आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। ठीक है, एक सोर्स से जो प्रोडक्ट्स बने हैं या फिर एक ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उनको दूसरे ब्रांड से अलग करता है, ये तो सही बोल रहा है। एंड आर यूज टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट्स को क्लेम करने में हेल्प करता है। ये चीज़ भी सही बोली है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब जब हमें पता है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इन दोनों को तो कट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया ए रादर देन बी। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्क्स ऑन एलिमिनेशन. If you properly eliminate the other option, you would reach to the right option. Now let's move to the 50th question, which is the last question of the day, and let me read it out. A new way to process milk so that there is no fat in any cheese made from it is covered under, वो किस में covered होगा, किस IPR right में, कॉपीराइट्स में, ट्रेडमार्क में, पेटेंट्स में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशंस में. And now you need to answer this question in the comment box and I'll let you know if you are right or not. So guys, here we are done with
all 50 good questions. I hope it was useful and helpful to you. Useful, helpful लगा तो like जरूर कर देना. And further guys, do write your scores in the comment box so that I can analyze how well you are preparing. And further, you have any recommendation, suggestion, then also write in the comment box. I will try to come up new videos as per your suggestions. And for now, bye bye. All the best for exams.